नमस्कार। S4 नोट में आपका स्वागत है। यह बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और यह प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया के बुक से लिया। इस प्रैक्टिस सेट में 150 प्रश्नों को रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सूचियों को मिलान करने हैं। नीचे दिए गए सूची में एक नदी और दूसरा में स्थल दिया गया, उसको मिलान करना है। सूची 1 में नदी और सूची 2 में स्थल दिया गया, उसको मिलान करना है। तो पहला में ऑप्शन ए में है सिंधु नदी। सिंधु कहाँ स्थित है? तो सिंधु जो है वह मोहनजोदड़ो में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा सिंधु का। और दूसरा में भोगवा नदी। भोगवा कहाँ का नदी था? तो भोगवा जो है वह लोथल का है। और तीसरा में हिंडन। हिंडन कहाँ? तो हिंडन जो है वह अमलगीरपुर में हो जाएगा। और चौथा में घग्घर। तो घग्घर जो है वह कालीबंगन की नदी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? ऋग्वेद में तीसरा मंडल के रचयिता कौन है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्वामित्र। और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और तीसरा मंडल का रचयिता जो है वो विश्वामित्र है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना किया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एडविन अर्नाल्ड। एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तक लाइट ऑफ एशिया की रचना की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में कितने वर्ग थे? मेगास्थनीज के अनुसार इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। जैसे मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में 7 वर्ग थे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। और इसका वर्णन अपने पुस्तक इंडिका में किया था मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर क्या था? प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर क्या था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/6। प्राचीन धर्म शास्त्रों में उपज के 6ठे भाग को सर्वाधिक उचित भू राजस्व दर बताया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि गणित के प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? यह पुस्तक गणित का पुस्तक है जिसका नाम है लीलावती। और इसके लेखक का नाम क्या है? इसके लेखक का नाम है भास्कराचार्य। ऑप्शन सी। 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कराचार्य के गणित की पुस्तक लीलावती की रचना किए थे। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2। 1 में दिया गया खजुराहो। खजुराहो जो है वह चंदेल राजा से संबंधित है। और दूसरा में है एलोरा। एलोरा किससे संबंधित है? तो एलोरा जो है वह राष्ट्रकूट राजा से संबंधित है। और तीसरा में है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा किससे संबंधित है? तो यह सोलंकी राजवंश से संबंधित है। और चौथा में दशावतार। दशावतार जो है वह गुप्त राजा से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है कि किस सल्तनत काल शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश के शासनकाल में। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ था और उस समय मंगोलों के नेता चंगेज खान। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासक निम्नलिखित में से किसने किया? सबसे ज़्यादा समय तक शासन कौन राजा किया? नीचे दिए गए उत्तर चुनना है ऑप्शन से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहलोल लोदी। दिल्ली सल्तनत पर सर्वाधिक समय तक शासन जो है वह बहलोल लोदी ने किया था। और दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश है। यदि वंशों की बात करें तो वह तुगलक वंश होगा जो सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत पर शासन किया।
और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान की बात करते हैं तो बहलोल लोदी जो है वह सबसे ज़्यादा तक शासन किया, सबसे ज़्यादा दिन। जैसे बहलोल लोदी के शासनकाल हो जाएगा 1451 से लेकर के 1489 ईस्वी तक। और ऑप्शन बी में दिया गया सिकंदर लोदी का, तो इसका शासनकाल है 89 से लेकर के 17 तक। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक आ जाएगा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल हो जाएगा 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक। और फिर उसके बाद ऑप्शन सी में दिया गया फिरोज़ शाह तुगलक। तो फिरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल है 1351 से लेकर के 1388 तक। लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है कि किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है, यानी दूसरा ताजमहल के नाम से कौन सा मकबरा है जिसको जाना जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? दूसरा ताजमहल के नाम से किस मकबरा को जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रबिया उद दौरानी के मकबरा जो है उसको दूसरा ताजमहल के रूप में जाना जाता है। और औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया था, जिसे बीबी का मकबरा तथा दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, यानी द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मुग़ल काल में दरोगा का पद था, मुग़ल काल में दरोगा का पद क्या था? इसका सही उत्तर क्या होगा? मुग़ल काल में जो है वह दरोगा का पद टकसाल अधिकारी के रूप में था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, टकसाल अधिकारी। यानी मुग़ल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था, और टकसालों में सोना, चांदी, तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। अगला प्रश्न है कि किस मुग़ल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? शाहे बेखबर के नाम से किस मुग़ल शासक को जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम को। बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल हो जाएगा 1707 से लेकर के 12 ईस्वी तक। और खक्की खां के द्वारा कहा गया है शाहे बेखबर। यह उपाधि किसके द्वारा दिया गया है? तो यह उपाधि जो है वह खक्की खां के द्वारा दिया गया है, खफी खां के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस लेने के उद्घोषणा किया गया। यह उद्घोषणा कब किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिया जाए? यह घोषणा जो है यह 1 नवंबर 1858 को किया गया था। और 1857 के क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए, और 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी को उद्घोषणा को पढ़ा भी था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किए थे? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किए थे। अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय कौन थे? कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय कौन थे? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन लॉर्ड वेवेल के समय भारत आया था, तो इसी प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हारगोट समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शिक्षा से, एजुकेशन से हारगोट समिति का संबंध है। और 1929 में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए सर विलियम्स हारगोट की अध्यक्षता में एक सहायक समिति की नियुक्ति किया गया था, उसको हारगोट समिति के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया? होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों ने किया था, और दोनों ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की एवं अपने अपने कार्य क्षेत्र का भी बंटवारा कर लिया था। अगला प्रश्न है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। यह बम कब फेंका गया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम जो है वो 8 अप्रैल 1929 को बिगा गया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 अप्रैल 1929 को। अगला प्रश्न है कि
तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तेभागा आंदोलन, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल में जो है वहाँ तेभागा आंदोलन हुआ था। और यह खेतिहर किसान आंदोलन था जो कि 1946 में बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत से धन के निष्कासन, भारत से धन का निष्कासन को किसने रक्त शराव कहा था? इसका उत्तर क्या होगा? भारत से धन का निष्कासन को किसने रक्त शराव कहा था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने भारत से धन का निष्कासन को कार्ल मार्क्स ने रक्त स्राव यानी ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुआ था? सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी PWD बनाया और डलहौजी से पूर्व सैन्य सदस्य ही सार्वजनिक कार्य के लिए उत्तरदायी थे, जिससे कि नागरिक विभाग के कार्य की अपेक्षा होती थी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया और कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, RM सियानी के द्वारा कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था और 1896 में इसकी अध्यक्षता हुआ था। अगला प्रश्न है कि मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1896 में मद्रास टेनेंसी एक्ट लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य को दिया था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कराची अधिवेशन 1931 में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। अगला प्रश्न है कि माउंट बेटल योजना के अंतर्गत जनमत संग्रह का प्रावधान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए किया गया था? माउंट बेटल योजना के अंतर्गत, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। माउंट बेटल योजना के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले के लिए जनमत संग्रह कराए जाने का प्रावधान था। जनमत संग्रह के द्वारा यह निर्णय लिया जाना था कि भारत के विभाजन के बाद किसमें शामिल होना है। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी है? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दिया है क्रिप्स प्रस्ताव को? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर तिथि चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहा है और पंडित नेहरू ने इसके आगे ऐसा बैंक जो टूट रहा है जोड़ दिया था। अगला प्रश्न है कि द इंडियन नेशनल समाचार पत्र के स्थापना निम्न में से किसने की थी? द इंडियन नेशनल समाचार पत्र, द इंडियन नेशनल, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा महाराजा कामेश्वर सिंह। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा द इंडियन नेशनल समाचार पत्र के स्थापना किया गया था और यह स्थापना 1931 के दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेना नायक कौन थे? ध्रुव दल के सेना नायक, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? नौजवान भारत सभा की स्थापना, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? सुधारक पत्र के संपादक, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में
राज्य को महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है वह शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1953 में काका कालेकर के द्वारा एक अध्यक्षता गठित किया गया और इसका नाम है प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन किया गया और इसमें अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत किया गया था काका कालेकर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोलकनाथवाद 1965, यह सुमेलित नहीं है। गोलकनाथवाद जो है वह 1967 में हुआ था, न कि 65 में। इसका उत्तर होगा 1967। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन का योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है। राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 57 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है। भारतीय संविधान के संघीय विशेषता को कौन दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विसदनीय विधायिका। द्विसदनीय विधायिका संघीय विशेषता है और संविधान में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना किया गया है और राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा भारत के राज्यों के प्रतिनिधित्व करती है जबकि लोकसभा भारत की जनता का। अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार कब किया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसके बारे में कहा जाता है अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में कि सरकारीय आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का सुझाव दिया था, जिसे स्वीकार करके 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सीटों के दृष्टि से निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, इसको चुनना है लोकसभा के सीटों के दृष्टि से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या जो है वह 80 है, यह सही है। और दूसरा में महाराष्ट्र में 48 है, यह भी सही है। और तीसरा में पश्चिम बंगाल में 42 है, यह भी सही है। और चौथा में बिहार में लोकसभा की संख्या कितना है? तो 40 है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल रहे। भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल कौन रहे? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। रामनाथ कोविंद और डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है कि संसद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 माह तक। कहता है कि संसद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून राष्ट्रीय आपातकाल के समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। इसका उत्तर क्या होगा कि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। तो तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है और तत्कालीन सदस्य के बहुमत का अभिप्राय लोकसभा के कुल सदस्य के संख्या में से रिक्त संख्या घटाने से यानी सीटों के रिक्त संख्या पर प्राप्त संख्या का बहुमत है, जिसे प्रभावी बहुमत यानी अफेक्टेड मेजॉरिटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। प्रकलन समिति के सदस्य के कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। कहा जाता है कि प्रकलन समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों के कुल संख्या कितना हो सकता है? इसका उत्तर क्या होगा? किसी राज्य के विधान परिषदों की संख्या कितना हो सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। संविधान के अनुसार विधान परिषद के सदस्य की संख्या विधानसभा के सदस्य के कुल संख्या के 1/3 यानी 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन यह संख्या 40 से कम भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अभिरक्षक हैं। भारत के संविधान के कौन अभिरक्षक हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है कि भारत के संविधान के कौन अभिरक्षक हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, यह संविधान के अभिरक्षक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। उपयुक्त में जैसे कि महान्यायवादी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सब जो है उपयुक्त में सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अगले 5 वर्षों में जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख को। लद्दाख को अगले 5 वर्षों में जैविक प्रदेश में बदलने हेतु उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी मोडी योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है कि इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहाँ आयोजित किया गया? इंडिया ग्लोबल वीक 2020, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन में। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 9 से लेकर के 11 जुलाई 2020 के बीच ब्रिटेन में आयोजित किया गया और इसका थीम था पुनः प्रवर्तन बनो, यानी पुनः प्रवर्तक बनो और भारत और बेहतर नया विश्व, इसका लोगो है। अगला प्रश्न है कि किसानों के फसलों का नुकसान होने पर उन्हें मुआवजा देने हेतु किस राज्य ने किसान सहाय योजना की शुरुआत किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात सरकार ने। किसानों के फसल का 33% से अधिक नुकसान होने पर 4 हेक्टेयर के भूमि के लिए 20,000 रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस क्षेत्र को भारत के मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक की स्थापना करने की घोषणा किया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तथा शेष भारत के बीच संचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने ऑप्टिकल लिंक फाइबर स्थापित करने की घोषणा की है और इसे 1000 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि 14 अगस्त 2020 को हुए इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में कौन सा कथन सही है? नीचे दिया गया है ऑप्शन ए में कि इजराइल के समझौता करने वाला यूएई तीसरा अरब देश है और ऑप्शन बी में दिया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें, और तीसरा है कि इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक का इजराइल का कब्जा रोक दिया गया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है।
इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3, यानी तीनों सही है। अगला प्रश्न है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, जबकि इसे लागू करने की घोषणा सबसे पहले कर्नाटक ने की थी, लेकिन लागू सबसे पहले हुआ हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 1500 करोड़ की लागत से विश्व का सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा किया गया? 1500 करोड़ रुपए के लागत से विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में। गुजरात में 30 एकड़ ज़मीन में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे और इसे गुजरात के चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2020 में किस व्यक्ति के संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जनवरी 2020 में संगीत कला निधि से, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एस सौम्या को। एस सौम्या को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च किया है? दामिनी हेल्पलाइन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर के एक नया प्रयोग किया जा रहा है, जिसका नाम है दामिनी हेल्प नंबर, और इसका नंबर है 8114277777, यानी 5 टाइम्स 7। एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिसमें महिला यूपी परिवहन निगम की बसों में सफ़र के दौरान एक तो सुरक्षा के मद्देनज़र शिकायत कर सकती है तथा दूसरा सुझाव भी दे सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित देशों के सूची में प्रथम स्थान किसका आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश का। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार आबादी के हिसाब से बांग्लादेश वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा प्रभावित है और उसके बाद पाकिस्तान और मंगोलिया, अफगानिस्तान और भारत का स्थान आता है। अगला प्रश्न है कि 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी सम्मेलन 2020 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नीचे दिए गए ऑप्शन से सही उत्तर को चुनना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अगले वर्ष थाईलैंड इसका सदस्य देश होगा। कि 17 फरवरी 2020 से लेकर के 22 फरवरी 2020 के बीच गुजरात में 13वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किया गया और भारत को अगले 3 वर्ष के लिए इस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष भी चुना गया है। और इस सम्मेलन में 130 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इस सम्मेलन के लिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोदावन को शुभंकर बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि देश का प्रथम राज्य कौन सा है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% LPG गैस प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 100% LPG गैस प्राप्तकर्ता प्रथम राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है कि आवासन तथा शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 1 से 10 लाख तक के जनसंख्या वाले शहरों के श्रेणी में शीर्ष शहर कौन सा होगा? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी अंबिकापुर। अंबिकापुर जो है वह आवासन तथा शहरी मामले के मंत्रालय के द्वारा जारी सर्वेक्षण 2020 में 1 से लेकर के 10 लाख तक के जनसंख्या वाले शहरों के श्रेणी में शीर्ष शहर के रूप में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को इस श्रेणी में रखा गया और पटना जो है बिहार के पटना शहर उसको 47वां श्रेणी प्राप्त हुआ, यानी सबसे निचला श्रेणी प्राप्त हुआ है पटना को। अगला प्रश्न है कि देश के पहली जैव ईंधन रिफाइनरी का शुरुआत कहाँ किया गया है?
इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है या फिर गलत है? पहला सूची में दिया गया आत्मकथा और दूसरा में संबंधित व्यक्ति। इसमें गलत को चुनना है। नीचे दिए गए ऑप्शन से गलत आत्मकथा और संबंधित व्यक्ति को चुनना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नो स्पिन। नो स्पिन जो है वह अनिल कुंबले का आत्मकथा नहीं है। नो स्पिन जो है वह सेनवार्न की आत्मकथा है। सेनवार्न की आत्मकथा है नो स्पिन। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित किया 11 मार्च 2020 को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया? जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। आयरलैंड मई 2020 में ब्रिटेन के बाद आयरलैंड जो है वह जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया। लेकिन पहला देश कौन है? पहला देश ब्रिटेन होगा और दूसरा देश आयरलैंड। अगला प्रश्न है कि वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है? वृक्षारोपण अभियान, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला मंत्रालय के द्वारा। वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम जो है वह भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है और इसके द्वारा खनन क्षेत्र में पौधा लगा करके हरित क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्य के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश को। भारतीय राज्यों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में आंध्र प्रदेश का प्रथम एवं उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है? सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका जो है वह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है। अगला प्रश्न है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किस सदस्य के द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किस सदस्य के द्वारा जारी किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है और यह 2020 के सूचकांक में प्रथम स्थान स्वीडन को प्राप्त हुआ था, जबकि भारत को 74वां स्थान प्राप्त हुआ था वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। भारत का स्थान कितना? तो 74वां। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाइम्स फॉर नेचर। अगला प्रश्न है कि संप्रीति 9 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत एवं बांग्लादेश के बीच संपन्न हुआ। यह सैन्य अभ्यास भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ है? इसका उत्तर क्या होगा? संप्रीति 9 किस राज्य में संपन्न हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में। और यह जो है भारत बांग्लादेश के बीच थल सेना के सैन्य अभ्यास है जो मेघालय में संपन्न हुआ। संप्रीति सैन्य अभ्यास जो है वह भारत और बांग्लादेश के बीच थल सेना सैन्य अभ्यास है जो मेघालय में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष वर्तमान में, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधीर रंजन चौधरी। ऑप्शन डी हो जाएगा अधीर रंजन चौधरी। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतवंशी श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरीनाम में। हाल ही में श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को कैरिबियाई देश के सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है?
इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधे की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में। अगला प्रश्न है कि 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म हेलोर को दिया गया है, और फिल्म हेलोर और किस भाषा का यह फिल्म है? फिल्म हेलोर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजराती भाषा का। और 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है इसको। अगला प्रश्न है कि 2019 में डेविस कप का विजेता कौन है? 2019 में डेविस कप के विजेता, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। डेविस कप 2019 के विजेता स्पेन एवं उप विजेता जो है वह कनाडा रहा। तो उप विजेता कनाडा रहा और विजेता जो है वह स्पेन रहा। अगला प्रश्न है कि श्रेयस योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? श्रेयस योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं को प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए श्रेयस के फुल फॉर्म हो जाएगा स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है कि बजट 2020 और 21 में किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामान को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसान रेल की शुरुआत किया गया। और किसानों को जल्दी खराब होने वाले फसलों को बचाने के लिए किसान रेल नामक तेज परिवहन की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है कि अकबर ने बिहार के मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था? अकबर ने, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुनीम खान को। 1580 में अकबर ने खान-ए-खानम यानी मुनीब खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है कि पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था? शाही दरबार का आयोजन कब किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल से पृथक बिहार, उड़ीसा को नए प्रांत के रूप में संगठित किया गया। हालांकि नवीन प्रांत की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? कौन सा युद्ध जो है वह शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर जो है वह सामूगढ़ की लड़ाई शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सूरजगढ़ के युद्ध जो है, सूरजगढ़ की लड़ाई, यह 1536 में शेरशाह ने बंगाल को हराया था। और चौसा का युद्ध जो है वह 1539 में शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। और बिलग्राम का युद्ध यह 1540 में, इसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। और सामूगढ़ की लड़ाई जो है वह 1658 में शाहजहां के पुत्रों के बीच की लड़ाई थी, सामूगढ़ की लड़ाई। तो चौसा की लड़ाई कब हुआ था? चौसा की लड़ाई हुआ था 1539 में, और सूरजगढ़ की लड़ाई 1536 में, और बिलग्राम के 1540 में। अगला है कि बिहार के मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? बिहार के मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में। बिहार के मुंगेर में 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया, और श्री कृष्ण सिंह को उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वर चौधरी को एवं नंद कुमार सिंह को सचिव बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आचार्य नरेंद्र देव थे। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1931 में हुआ था। और इसका औपचारिक गठन कब हुआ था? तो औपचारिक गठन जो है वह 1934 में हुआ था। और बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया और सचिव जो है वह जयप्रकाश नारायण को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि राजपुर नहर किस नदी की उप शाखा है? राजपुर नहर, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी नहर का। कोसी नदी का उप शाखा है। राजपुर नहर किस नदी का उप शाखा है? तो कोसी नदी का। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन, इसका उत्तर क्या होगा? किशनगंज। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। किशनगंज में बिहार में चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ अन्य ज़िले हैं जैसे कि पूर्णिया, कटिहार, अररिया, यहाँ भी चाय का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड औद्योगिक उपक्रम कहाँ स्थित है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। पटना में बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड औद्योगिक उपक्रम फतुहा पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है? सबसे कम साक्षरता दर बिहार में, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णिया जिला में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता दर जो है वह पूर्णिया में है, जो 51.1% एवं सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वह रोहतास में है, 73.4%। अगला प्रश्न है कि बिहार में हरिहर नाथ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? हरिहर नाथ मेला का आयोजन बिहार में कहाँ किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोनपुर में। हरिहर नाथ मेला का आयोजन प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में सोनपुर में आयोजित होता है और यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर में। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार के 7 निश्चय में शामिल नहीं है। बिहार सरकार के 7 निश्चय में शामिल क्या नहीं है? नीचे दिए गए उत्तर चुनना है ऑप्शन से। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बिहार में 7 निश्चय में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला जो है वह पश्चिमी चंपारण है, जिसका प्रतिशत है 6.6%। अगला प्रश्न है कि बिहार में भूमि सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन का प्रयास कब किया गया? जमींदारी उन्मूलन का प्रयास, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में। बिहार में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से 1950 में भूमि सुधार अधिनियम लैंड रिफॉर्म एक्ट के द्वारा जमींदारी प्रथा समाप्त करने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है कि हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व मध्य रेलवे का। बिहार में एकमात्र रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर है, जो पूर्व मध्य रेलवे यानी ECR का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि 1 टेराग्राम बराबर होता है। 1 टेराग्राम किसका बराबर होता है? नीचे दिए गए ऑप्शन से सही उत्तर को चुनना है। तो 1 टेराग्राम जो है वह 10 के पावर 12 ग्राम के बराबर होता है। और ऑप्शन ए में दिया गया है 10 के पावर -12 ग्राम, तो यह पिकोग्राम है। और 10 के पावर 15 ग्राम जो है वह पेंटा हो जाएगा। और 10 के पावर -15 जो है वह फेम्टा हो जाएगा, 10 के पावर -15 ग्राम। अगला प्रश्न है कि अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक हैं। नीचे दिए गए ऑप्शन से सही उत्तर को चुनना है। अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। भारत रत्न पाने वाले वैज्ञानिक में हो जाएंगे चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिनको मिला था 1954 में, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी मिला।
1997 में, और एम विश्वेश्वरैया को मिला था 1955 में। अगला प्रश्न है सुमेलित करें। नीचे दिए गए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ऑप्शन ए में दिया गया है स्टेथोस्कोप जो है वह किसके लिए है, तो स्टेथोस्कोप जो है वह हृदय के ध्वनि सुनने के लिए है, डॉक्टरों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। और दूसरा है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर जो है वह रक्तचाप मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्फिग्नोमैनोमीटर को रक्तचाप मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जो है वह भूकंप के तीव्रता मापने के लिए यह यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और चौथा में है लक्स मीटर। लक्स मीटर जो है वह प्रकाश के तीव्रता मापने वाला यंत्र है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि रेटिना में क्या पाया जाता है। रेटिना में क्या पाया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। रेटिना में विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए के कमी होने के कारण रतौंधी और जीरोफ्लैथेमिया जैसी बीमारी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था। जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैलीलियो ने। सबसे पहले जड़त्व का नियम जो है वह गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, वास्तविक गैस समीकरण यानी PV बराबर RT कब अधिक समय पालन करती है। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। वास्तविक गैस समीकरण PV बराबर RT उच्च ताप एवं निम्न दाब पर अधिक सही पालन करती है। अगला प्रश्न है कि विल्सन रोग किसके कारण होता है। विल्सन रोग जो है वह किसके कारण होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि जल के अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है। जल के अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है और जल में सोडियम कार्बोनेट उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट एवं सल्फेट के कारण होता है और इसे दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट को मिलाया जाता है। जल में जो कठोरता है वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और नाइट्रेट्स एवं सल्फेट के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि मानव मूत्र का pH मान कितना होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4.5 से लेकर के 8.0 तक मानव मूत्र का pH मान होता है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है। बच्चों को जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, MMR वैक्सीन जो है वह बच्चों को जन्म के समय नहीं दिया जाता है। MMR के फुल फॉर्म हो जाएगा मिसल्स, मम्स, रूबेला। अगला प्रश्न है कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन डी ब्रीज के द्वारा तथा डार्विन के जैव उदिकास एवं प्राकृतिक चयन के सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। विकल्प में दिए गए सभी रोग जो है वह प्रोटोजोआ से जनित है, जैसे मलेरिया, निंद्रा रोग, पायरिया, कालाजार। अगला प्रश्न है कि अंतःस्रावित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21% एवं 16.4%। अगला प्रश्न है कि HIV का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। HIV का पता लगाने के लिए
इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। HIV का पता लगाने के लिए उपयुक्त में सभी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे हो जाएगा एलिसा टेस्ट, CD4 सेल्स काउंट और PCR टेस्ट और इम्यूनो फ्लोरोसेंस जांच। ये सब जो है वो HIV के लिए है। अगला प्रश्न है कि हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की आवश्यकता होती है हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, CO2 का। अगला प्रश्न है कि पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या होता है? तो एंजाइम होता है पेप्सिन। पेप्सिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है जो आमाशय में स्रावित होता है। अगला प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु हैं? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोक, हाइड्रा और फीता कृमि। ये सब जो है वह द्विलिंगी जंतु है। अगला प्रश्न है कि लैक्टोज सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पाई जाती है? लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, माँ के दूध में। लैक्टोज डाइसैकेराइड श्रेणी का कार्बोहाइड्रेट है और इसके सर्वाधिक प्रतिशत भाग यानी मात्रा माँ के दूध में होती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मछली नहीं है? तो नीचे दिए गए ऑप्शन से सही उत्तर को चुनना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कटल फिश यह संघ मोलस्का के प्राणी है और जेली फिश जो है यह संघ सिलिट्रेट का प्राणी है और स्टार फिश जो है वह संघ इकाइनोडर्मेटा के प्राणी हो जाएगा और सिल्वर फिश जो है वह संघ आर्थ्रोपोडा के प्राणी हो जाएगा। तो इनमें से कौन मछली नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र में पाया जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक निश्चित शुष्क एवं आर्द्र मौसम जो है वह उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किससे होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है? मकर रेखा किससे होकर के नहीं गुजरती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से होकर के गुजरती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में आते हैं चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है। अगला प्रश्न है कि जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे और इस रंग का मुख्य कारण क्या होगा? तो लाल मिट्टी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत में किस नदी का उद्गम स्थल नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है वह आकाशताल झील है जो कि भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर है और सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल चीन के तिब्बत क्षेत्र में स्थित चुमायुंगडंग हिमनद में है। अगला प्रश्न है कि केप कैनावेरल वह स्थान जहां से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं किसके तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरिडा में। केप
कैनेवरल फ्लोरिडा तट पर स्थित है और यही अमेरिका का प्रसिद्ध अंतरिक्ष केंद्र कैनेडी स्पेस सेंटर स्थित है और यहाँ से अंतरिक्ष शटल प्रक्षेपित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कोडाइकनाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है? कोडाइकनाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है कोडाइकनाल? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पलानी पहाड़ी पर। कोडाइकनाल पश्चिमी घाट में पलानी पहाड़ियों पर स्थित एक प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन स्थल है और यह तमिलनाडु राज्य में है। अगला प्रश्न है कि निम्न पर विचार करें। नीचे दिया गया है कथन एक कि गर्म और शुष्क जलवायु, और दूसरा हल्की और गीली सर्दी, और तीसरा सदाबहार ओक के पेड़। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो यह विशेषता जो है वह भूमध्य सागरीय विशेषता है। सदाबहार ओक के पेड़, गर्म और शुष्क जलवायु और हल्का और गीला सर्दी, ये सब जो है वह भूमध्य सागरीय की विशेषता। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? ऑस्ट्रेलिया में कौन सी नदी नहीं बहती है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑरेंज नदी जो है वह ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की एक नदी है और यह दक्षिणी अफ्रीका के सीमाओं के भीतर सबसे लंबी नदी भी है। अगला प्रश्न है कि ONGC ने भारत के पहले शेल गैस रिजर्व खोज किस राज्य में की है? ONGC ने भारत के पहले शेल गैस रिजर्व खोज, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि जारवा और सेंटिनलीज जनजाति भारत के निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश में से किसमें पाई जाती है? जारवा और सेंटिनलीज जनजाति यह किस राज्य में पाया जाता है भारत के? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। जारवा, सेंटिनलीज, सैम्पेन, ओनगे, निकोबारी, ग्रेट अंडमानी जनजातियां जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 48वां। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कुल 131 देशों में 48 स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है कि अरुण नदी, वरुण नदी और तमूर नदी निम्नलिखित नदी प्रणालियों में से किसका हिस्सा है? अरुण नदी, वरुण नदी और तमूर नदी, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। उपरोक्त में तीनों नदियां जो है वह कोसी नदी प्रणाली से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है कि गोकॉक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकॉक जलप्रपात, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, घाटप्रभा नदी पर। गोकॉक जलप्रपात जो है वह कर्नाटक राज्य में घाटप्रभा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित क्या नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस नहीं है। स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीपीय में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड सम्मिलित है, फ्रांस नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और जानते हैं कि न्यू कैसल पोर्ट क्या है? तो न्यू कैसल पोर्ट हंटर नदी के तट पर अवस्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है जो ऑस्ट्रेलिया में है। अगला है कि किसानों के साख के उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु
क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब किया गया है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1998-1999 में। और इसका उद्देश्य था किसानों के खेती कार्यों में करने हेतु यथासंभव पर्याप्त साख उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? भारत सरकार के महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लघु उद्योगों के पूंजी उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है कि भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण। अगला प्रश्न है कि विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर क्या है? विशेष आहरण अधिकार एसडीआर क्या है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में किसको शामिल किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा जैसे कि डॉलर, येन, यूरो, स्टर्लिंग विशेष आहरण अधिकार है। एसडीआर स्वर्ण एवं रिजर्व ट्रेंच पोजीशन यानी आरटीपी को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2018-19 में सफल राज्यगत मूल्यवर्धन यानी ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड यानी GSVA में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत रहा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 59.0%। अगला प्रश्न है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रिफाइनरी उत्पाद का। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत, ये सब 8 मूल उद्योग हैं। और 8 मूल उद्योगों में सूचकांक में सर्वाधिक महत्व जो है वह रिफाइनरी उत्पाद को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल प्राप्तियों में निम्न में से किसका योगदान सर्वाधिक है? केंद्रीय बजट 2020-21 में इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उधार एवं अन्य देयता में। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? मुद्रा के निर्गमन हेतु इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूनतम आरक्षित प्रणाली जो है वह मुद्रा के निर्गमन हेतु अपनाया गया है। और न्यूनतम आरक्षित प्रणाली क्या है? तो भारत में मुद्रा निर्गमन न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर आरबीआई के द्वारा किया जाता है और इसे 1956 में अनुपातित कोष प्रणाली के स्थान पर अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के द्वारा गठित आर्थिक पूंजी ढांचे पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट वर्तमान समय में चर्चा में रहा, जिसके तहत आरबीआई के द्वारा अधिकतम कोष को केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। और इस समिति के अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बिमल जलान। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शन से सही उत्तर को चुनना है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए उत्तर होगा ओपेक जेनेवा में नहीं है। ओपेक जो है वह वियना में होगा। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लोरीन। हाइड्रोजन में फ्लोरीन जो है वह सबसे अधिक क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन G7 का सदस्य है? G7 का सदस्य कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इटली। G7 दुनिया के 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है
और वर्तमान में इसके सदस्य देश में हो जाएंगे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका। अगला प्रश्न है कि कार्लिन ट्रेंड विश्व के प्रसिद्ध स्वर्ण खदानों में से एक है, यह किस देश में अवस्थित है? कार्लिन ट्रेंड यह कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अमेरिका में कार्लिन ट्रेंड अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कमी उतनी है जितनी उस संख्या का 100 से अधिक का आधा है, वह संख्या क्या होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 150। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य में कितने प्रतिशत बढ़ा करके उसका मूल्य अंकित किया जाए? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 40%। अगला प्रश्न है कि एक महिला 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलती है। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न है कि श्रेणी के अगला पद ज्ञात करें। श्रेणी का अगला पद ज्ञात करना है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 113वां। अगला प्रश्न है कि यदि 3x² + 8x² + 2 = 0 के मूल, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि 1856 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 172। अगला प्रश्न है कि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्ति के हाथ मिलाता है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 12। अगला प्रश्न है कि 3x³ + x², इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मुकेश रुपए में एक कारोबार प्रारंभ करता है तथा माह के पश्चात बीना एक भागीदार के तौर पर मुकेश के साथ जुड़ जाती है और 1 वर्ष के बाद 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10,500 रुपया। अगला प्रश्न है कि दिए गए चार्ट में किस शहर में विभिन्न व्यवसाय में लगे मजदूरों को भागों में प्रदर्शित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 23:16 में। और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।